नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सॉम, और कुछ लोग कहते हैं इसे मॉस, दैट इज मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसमें हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। और कंपटीशन में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, और जो सिर्फ थियोरटिकल बेस्ड हैं, और ये सिर्फ तुम लोगों के एक कर्व पे डिपेंड करते हैं। कर्व अगर आता है तो कर्व से हम लोग वहाँ से देख के सब कुछ डिसाइड करके बताते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है और इसका नाम क्या है, कहाँ पर किस चीज़ को मेजर किया जाता है। तो वो पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है तुम लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, तो इसमें क्या होता है, एक कर्व बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो उसमें हम लोग सारे डाटा होते हैं, तो वो डाटा कुछ पॉइंट्स पे तुम्हारे होते हैं, तो वो पॉइंट्स हम लोगों को पता होने चाहिए कि कौन सा पॉइंट्स कहाँ पर आता है और कहाँ नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कंडक्ट किस पे कराया जाता है, तो ये यूटीएम पे कराया जाता है, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सही है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें माइल्ड स्टील का एक हम लोग ब्लॉक लेते हैं, वो तुम्हारा कुछ ब्लॉक होता है माइल्ड स्टील का इस टाइप का। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक यहाँ पर छोटा सा पोर्शन इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो इसके जो ऊपर का पोर्शन है वो तुम्हारा मशीन में हम लोग लगा देते हैं, और दूसरा पोर्शन इधर का भी हम लोग मशीन में लगा देते हैं। अब इस दोनों पोर्शनों को लगाने के बाद इसके बीच का जो पोर्शन बचता है, इस पोर्शन का नाम पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। इसके लिए कहते हैं हम लोग गेज लेंथ। गेज लेंथ, गेज लेंथ। सही है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें थोड़ा, कि इसे हम लोग गेज लेंथ कहते हैं। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इस नाम को याद रखना कि उसके बीच के पोर्शन को हम लोग गेज लेंथ कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही उसके लिए लगाते हैं और उसके बाद इस पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें टेंशन हम लोग देखते हैं कि उसमें टेंशन उत्पन्न होने लगती है। अब टेंशन भी आएगी तो टेंशन के साथ साथ तुम्हारी वहाँ पर स्ट्रेन भी आएगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक साथ मतलब यहाँ पर आती हैं। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक साथ आती हैं तो उसका कर्व कुछ बनता है, तो वो कर्व हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। अगर हम लोग देखें तो इस टाइप से कुछ ज़्यादा है, और यहाँ पर कुछ आने के बाद ये इस टाइप से ब्रेक हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेस होती है तुम्हारी, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेन यहाँ पर इसे एप्सिलॉन से मतलब डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, चलिए इन चीज़ों को मैं बाद में बताऊंगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे करके क्या क्या होता है। पहले हम इसके लिए देख लेते हैं आज कर्व के लिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो वो पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि कौन से होते हैं और कौन क्या क्या हम लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो ये माइल्ड स्टील के लिए हम लोग पहले अगर ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो कुछ इसी टाइप से बनेगा। तो माइल्ड स्टील में तुम लोग जब देखोगे तो इसमें एक लॉ, एक नियम आता है, उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। तो वो हुक्स लॉ आता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट्स मिलेगा जिसका नाम होगा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल पॉइंट होगा। तो जो प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है तो वहाँ तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है। दैट इज क्या कहते हैं हम लोग उससे, सिग्मा इजिकल टू ई और स्ट्रेन। सही है, तो यहाँ पर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखते हैं वैसे, सिग्मा इज स्ट्रेन के। सही है, अब इसके लिए जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाते हैं, और ई हमारा एक क्या आ जाता है यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। तो वो कांस्टेंट हमारा उसके लिए कहते हैं यंग मॉडुलस। तो वो यंग मॉडुलस कहाँ तक वैलिड होता है ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हुक्स लॉ बोलेंगे, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। तो ये हुक्स लॉ जो होगा वो हमारा सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारा वैलिड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक। सही है, अगर यहाँ से स्ट्रेट, अब एक चीज याद रखना, जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल लिमिट तक की बात करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनती है। सही है, मैं इसमें बताऊँ हर चीज़ कवर होगी, आपके कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन सारे इसी में कवर होंगे। इससे ज़्यादा आप लोगों से बहुत कम पूछा जाएगा, मोस्टली इसी में मैं सब कुछ बता दूंगा कि जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एसएससी जेई हुआ, जेई हुआ, कोई भी स्टेट एग्जाम हुआ, उन सब में आपके टेक्निकल क्वेश्चन इससे सारे कवर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कौन सी लिमिट आती है। तो उस लिमिट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हो गया। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन के बाद जैसे ही हम इसके लिए और फोर्स देते हैं, जब फोर्स देंगे तो उसमें स्ट्रेन और बढ़ जाएगी, मतलब स्ट्रेस भी बढ़ेगी। जब दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो हमारा इसमें क्या होगा, फिर ग्राफ के लिए कुछ ये
तुम लोगों को इस तरीके से यहाँ पर मुड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो फिर इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर कर्व होता मालूम पड़ेगा यहाँ पर। अब जैसे ही कर्व मालूम पड़ेगा यहाँ पर, तो हमारे लिए एक अलग पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट का नाम होता है इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। तो ये हमारा कुछ स्टेप से यहाँ 0 पॉइंट से ये जाता है और ये स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट होने के बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इलास्टिक लिमिट। तो एक चीज़ याद रखना, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट तक हम लोग जब देखते हैं तो उसके लिए जैसे ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो वो अपनी रीगेन करने की, मतलब ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा, मतलब पुनः उसी स्थिति में आने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ कहाँ तक हो सकता है? इलास्टिक लिमिट तक। तो इस चीज़ को याद रखना कि इलास्टिक लिमिट तक ही हमारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। सही? कोई भी आप मेटल, मतलब कोई भी एक बॉडी ले लीजिए, उस बॉडी पे अगर जैसे फोर्स लगाएंगे तो वो दोबारा रिगेन अपनी जो पोजीशन करेगा, तो वो तुम्हारी सेम उसी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर इलास्टिक लिमिट। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो एक मैं तुम लोगों के लिए सीधे यहाँ पर ये अब इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर एक कर्व आएगा, एक पॉइंट्स आएगा, उस पॉइंट्स को यहाँ पर सबसे ऊपर, तो इसको कहेंगे हम लोग अपर एल्ड पॉइंट। अब यहाँ से एल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं अपर एल्ड पॉइंट। सही है? अब इसके बाद एक और आता है लोअर एल्ड पॉइंट, दैट इज लोअर एल्ड पॉइंट। तो वो तुम्हारा यहाँ पर मिलेगा। एक पॉइंट और बताता हूँ मैं इसी में, इसमें अब आएगा एक तुम्हारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस जो होगी वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रेस होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तो अल्टीमेट स्ट्रेस मिलने के बाद फिर तुम्हारा यही कर्व नीचे के लिए थोड़ा ड्रॉ होता है, और यहाँ पर एक पॉइंट जो मिलता है उसके लिए कहते हैं हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट। चलिए इसे मैं आप लोगों को एक यहाँ पर कर्व दिखाया है, मैं उस कर्व के अनुसार बताऊँगा, उसमें दिखाऊँगा, उसमें ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आप लोगों को समझ आएगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन सीधे सीधे कर देता हूँ कि ये माइल्ड स्टील के लिए बनाया गया है। सही है? ड्रॉ किया गया है, हम लोग देखते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद इसमें जो हमारे लिए पॉइंट्स मिलते हैं वो कुछ पॉइंट्स तुम्हारे इस टाइप के होंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्या होगा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो मैं बता रहा था कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मतलब पॉइंट्स आएगा तुम्हारा। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने लिख रखा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज द स्टेज अप टू विच द स्पेसिमैन दैट इज मटेरियल ओबे द हुक्स लॉ। जहाँ तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, तो वो हुक्स लॉ वैलिड कहाँ तक होता है? प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट तक। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो होगी, अब वो क्या होती है? तुम्हारे स्ट्रेट होती है। इसमें लिखा नहीं है, पॉइंट याद कर लेना, नोट कर लो कि वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। अब इसके बाद क्या होता है? इलास्टिक लिमिट, क्योंकि मैंने बोला इसके बाद क्या आती है तुम्हारी? इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा? दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस अप टू विच इफ द मटेरियल इज स्ट्रेस एंड देन रिलीज स्ट्रेन डिसअपियर कंप्लीटली एंड द ओरिजिनल लेंथ इज रीगेन। देखिए सीधे सीधे इन्होंने बोला है कि जैसे ही हम किसी मटेरियल पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है? थोड़ा डिफॉर्म होता है। जैसे ही डिफॉर्म होता है तो इसमें क्या होती है? स्ट्रेन आती है और स्ट्रेस भी हमारी आती है। और जैसे ही हम उस फोर्स को क्या करते हैं? हटाते हैं, और जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो वो क्या होने लगेगा? अपनी उसी पोजीशन पे आने लगेगा जिस पे वो ओरिजिनली था, मतलब पुरानी जो शेप थी उसकी, पुराना वो था, उसी पे आने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रेन तुम्हारी डिसअपियर हो जाएगी, मतलब वहाँ से पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो स्ट्रेन उसमें बचेगी ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक होती है? इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद जो पॉइंट्स मिलता है वहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या मिलता है? ये तुम्हारा अपर एल्ड पॉइंट। तो अपर एल्ड पॉइंट देखिए, अब अपर एल्ड पॉइंट हो गया तो यहाँ से हमारी एल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें सीधा सीधा इन्होंने लिखा है, दिस इज द स्ट्रेस एट विच द लोड स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड एक्सटेंशन इंक्रीज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द एल्ड ऑफ द मटेरियल। तो इसमें मैंने तुम लोगों को अभी देखिए एक लाइन ड्रॉ करके बताई थी कि कुछ इस टाइप के था। तो यहाँ पर गए थे हम लोग, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा था। तो यहाँ पर ये अपर एल्ड पॉइंट है। अब ये सिग्मा देखो, यहाँ पर स्ट्रेस हो गई, ये स्ट्रेन हो गई। अब ये हमारा अपर एल्ड पॉइंट हो गया, अपर एल्ड पॉइंट, यू वाई लिखता हूँ इसे। और इसके बाद एक तुम्हें मिलता है यहाँ पर लोअर एल्ड पॉइंट, एल वाई। तो अपर एल्ड पॉइंट पे क्या होता है? सिग्मा तुम्हारा काफ़ी, मतलब यहाँ पर लोड क्या हो गया? काफ़ी, मतलब मैक्सिमम पहुँच गया आप। अब मैक्सिमम पहुँचने के बाद फिर ये यहाँ पर हमारा रिड्यूस होना, जितना हम लोगों ने लगाया था उससे रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो सिग्मा यहाँ पर तो हमारा कम होगा, स्ट्रेस हमारी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद भी हमारा स्ट्रेन क्या हो जाएगी? काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये जो पॉइंट्स होता है, ये जो रीजन होता है इसके बीच का, तो इसमें स्ट्रेस तो कम होती है और स्ट्रेन हमारी इसमें बढ़ जाती है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तब की बात कर रहे हैं, फोर्स हमारा अप्लाई रहेगा। तो इस कर्व से क्या हो रहा था, देखिए पहले हम फोर्स लगा रहे थे तो इसमें स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मिली। अब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मिलने के बाद जस्ट इसमें क्या मिला था हमें, इलास्टिक लिमिट मिली थी, तब भी बढ़ती जा रही थी, तो स्ट्रेन हमारी कम बढ़ रही थी। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग अपर एल्ड पॉइंट पे पहुंचे, तो उस अपर एल्ड पॉइंट के बाद क्या हो रहा था कि अपर एल्ड पॉइंट तक तो क्या हुआ, इसमें इसमें इंक्रीज की। अब इंक्रीज करने के बाद उस टाइम पे उसकी अपेक्षा क्या होता है, इसमें स्ट्रेन क्या हो गई, ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। तो स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हो गई इसमें, देखिए यहाँ पर फ्लैट हो रहा है थोड़ा सा। अब फ्लैट होने के बाद ये अगर हम देखेंगे अपर एल्ड पॉइंट के बाद ही जस्ट ये क्या हो गया, डिक्रीज होने स्टार्ट हो गई, इसमें डिक्रीमेंट आने लगा। और डिक्रीमेंट आया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा स्ट्रेस कम होती जा रही है और स्ट्रेन तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम जैसे जैसे और फोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रेस क्या हो जाएगी, तुम्हारी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर तुम अगर बात करोगे तो स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हमारी इसमें बढ़ जाएगी। सही है। अब लोअर एल्ड पॉइंट मिल गया। लोअर एल्ड पॉइंट के बाद अगर बात करते हैं तो लोअर एल्ड पॉइंट के बाद यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस हो गई। तो अल्टीमेट स्ट्रेस में क्या हो रहा था, देखिए यहाँ से यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रेस भी बढ़ रही है और स्ट्रेन भी तुम्हारा बढ़ रहा है। पर स्ट्रेन तुम्हारी हल्की बढ़ रही है पर स्ट्रेस तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये पॉइंट जो है ये तुम्हारा मैक्सिमम लोड सहने वाला पॉइंट है। मतलब स्ट्रेस इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो सकती है इस पॉइंट तक, इससे ज़्यादा हमारी स्ट्रेस यहाँ पर नहीं हो सकती। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है किसी भी स्पेसिमेन में, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके। अब अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद ये जस्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है और इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, इनके बीच में मतलब हमारा डिफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और स्ट्रेन हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर एक फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाता है। अब इसके बाद भी अगर हम फोर्स लगाते हैं इस पर, तो ये कुछ टाइम बाद मतलब जैसे ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इसमें स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब स्ट्रेस इसमें कम होगी और स्ट्रेन क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। अब स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा जब बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जाके टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ पूरा बनता है। चलिए इसे हम लोग सीधे सीधे अब इसमें देखते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेस भी देख ली हम लोगों ने। इसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे लिए मेन कर्व दिखाया गया है, इस कर्व को आप समझने की कोशिश करिए पूरी तरीके से। यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, इसमें पूरा दिखाया गया है। देखिए पहली बात तो हम लोगों के दो तरीके से कर्व बनते हैं। एक तो होता है तुम्हारा ट्रू स्ट्रेस कर्व और एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व। सही है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसमें रिलेशन भी है, उसका मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ, तो वो इसमें देख लीजिए आप लोग क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो देखिए ऊपर के लिए जो पॉइंट्स है इस तरीके से जा रहा है, तो ये तो हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है। सही है। तो अगर हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अभी छोड़ते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अगर देखा जाता है, क्योंकि यही हमारा उस पर क्या होता है, ड्रॉ होता है यूटीएम पे। सही है। तो यहाँ से जैसे ये स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर क्या मिल गया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिल गई। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिलने के बाद यहाँ पर जो बी पॉइंट्स है, इस बी पॉइंट पे देखिए मैंने इस बात क्या बताया, इलास्टिक लिमिट मिल गई। अब बी पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो इंक्रीज होता रहा। इंक्रीज होने के बाद ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। तो यही मैं बोल रहा था कि इसमें ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पर अगर हम बी और सी की बात करें तो यह थोड़ा सा कर्व सा बनना लगता है। पर अगर इसके बाद जब हम जाते हैं सी पॉइंट्स पे, तो सी पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, अपर एल्ड पॉइंट। तो अपर एल्ड पॉइंट पे क्या होने लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट सा होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर इंक्रीज स्ट्रेस इंक्रीज करती है, फिर उसके बाद में ये डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट तक के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक रीजन। देखिए ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि इलास्टिक लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आप लोगों को बताना होगा यहाँ पर कि जब हम स्टार्ट उस मतलब पुल करना स्टार्ट करते हैं और जब तक अपर एल्ड पॉइंट आता है तब तक के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसकी इलास्टिक रीजन कहते हैं उसे, इलास्टिक रीजन। क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक मतलब रीगेन करने का हमारा होता है। अगर रीगेन अब नहीं हो पाएगा, जैसे भी हम किसी मटेरियल को खींचेंगे और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग प्लास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। और वो अगर हम प्लास्टिक स्ट्रेन कहेंगे और उससे पहले वो क्या होता है, इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब वो अपनी दोबारा से उसी पोजीशन पर आने की कोशिश करता है, तो ये इलास्टिक होती है। और वो पूरा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्लास्टिक रीजन। तो अगर हम इसकी बात करें सी के बाद डी तक, तो सी के बाद डी में क्या होता है, एल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब एल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें हमारी
स्ट्रेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और स्ट्रेन हमारे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये कहाँ तक हमारा डी पॉइंट जो मिलेगा उसके लिए हम लोग कहते हैं यहाँ पर लोअर एंड पॉइंट। तो ये लोअर एंड पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो एल्डिंग, तो इसका नाम याद रखना, एल्डिंग होती है। एल्डिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? अपर एल्ड पॉइंट से लोअर एल्ड पॉइंट। अब इसके बाद जैसे ही हम बात करते हैं लोअर एल्ड पॉइंट से और भी मतलब इसमें फोर्स लगाया जाता है। तो फोर्स लगाने के बाद इसमें क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ने लगती है और स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है एक साथ यहाँ पर। तो ये देख रहा है आप लोगों को। और ये ई पॉइंट मिलेगा। जैसे ई पॉइंट मिलता है, ई पॉइंट क्या होता है हमारा? यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाती है। किसी भी स्पेसिफिक में मैक्सिमम स्ट्रेस होती है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे। तो अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंचने के बाद इसके लिए क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग होती है मेन। तो रिस्टोरेशन भी कहते हैं इसके लिए, रीओरिएंटेशन। और यहाँ पर इसकी मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगती है। जब स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, अब स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद जैसे ही हम लोग और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये नेकिंग हो जाता है। सही। चलिए, ये तो हमारा रहा है। इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग थोड़ी इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये तो देखिए हुक्स लॉ है। तो ये कहाँ तक वैलिड होता है? तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड होता है। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा, यहीं पर हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा रहा माइल्ड स्टील के लिए। अब माइल्ड स्टील के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ आप लोगों को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अगर हम गिलास की बात करें तो गिलास जो मटेरियल होता है, उस गिलास मटेरियल में क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पर वो तुम्हारा कुछ इस टाइप से जाता है, सीधा स्ट्रेट लाइन। तो इसे हम लोग गिलास के लिए खींचते हैं, गिलास, GLASS, दैट इज गिलास। तो यहाँ गिलास के लिए खींचा जाता है। तो ये स्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेन कर्व। तो ये गिलास में आप लोगों को याद रखना है कि गिलास के लिए इसका कर्व हमारा स्ट्रेट होता है और नीचे होता है। और अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगा तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए तुम्हारा इससे ऊपर होता है, गिलास से ऊपर बनता है, तो इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। सही है। तो ये कर्व आप लोगों को याद रखना होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कर्व है। अब इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये कर्व तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि इन चीज़ों से क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं और यही क्वेश्चंस आती हैं, रिपीट करते हैं बार बार। तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ थोड़ा कि यहाँ पर ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन में अंतर क्या है, मतलब दोनों में रिलेशन क्या है। तो वो रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? सिग्मा टी इजिकल टू सिग्मा ई ब्रैकेट में 1 प्लस एप्सिलॉन ई, 1 प्लस एप्सिलॉन ई। ये हमारा क्या होता है? ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन है। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। तो ये तो हो गया स्ट्रेस के लिए। अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन के लिए होता है सिग्मा एप्सिलॉन टी इजिकल टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन ई। तो ये होता है तुम्हारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन दोनों में, मतलब और ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन दोनों में क्या हो गए? रिलेशंस हो गए। तो ये दोनों रिलेशंस आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखने हैं यहाँ पर। सही। ये मैं बता रहा हूँ टेंशन के लिए। टेंशन अगर हम टेंशन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेंगे, और अगर हम जैसे ही कंप्रेशन की बात करेंगे तो सिग्मा ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। सही है। तो ये तो आप लोगों के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात रही। अब अगर मैं बात करता हूँ इसी में थोड़ा सा, तो एक दो डायग्राम्स और मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जो आप लोगों को ये कर्व बता रहा हूँ, ये कर्व सभी अलग अलग हैं और अलग अलग आप लोगों के आते हैं। बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम बात करते हैं फॉर आइडियल इलास्टिक, अगर आइडियल इलास्टिक होगा तो उसका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। सही है। आइडियल इलास्टिक के लिए सुनते जाइए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। आइडियली इलास्टिकली। सही है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रेन हार्डनिंग की, रिजिड हार्डनिंग, जब रिजिड हार्डनिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऊपर जाकर यहाँ पर थोड़ा सा कर्व बन जाएगा। सही है। यहाँ पर इस तरीके से हो गया, तो ये रिजिड हार्डनिंग होती है। अब रिजिड हार्डनिंग के बाद अगर हम बात करें कुछ ब्रिटल मटेरियल की, तो देखिए यहाँ पर एक ब्रिटल मटेरियल भी आता है। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होगा उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा? वो तुम्हारा एकदम स्ट्रेट जाएगा और ऊपर के लिए यहाँ पर उसमें कोई भी तुम्हारा कर्वेचर नहीं बनेगा। सही है। तो इन्हें सेरामिक्स वगैरह जितने भी होते हैं, वो सेरामिक्स वगैरह हमारे सब ब्रिटल मटेरियल है और वो इसी टाइप से हमारे ड्रॉ किया